India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे तक हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली शराब घोटाले मामले में सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में शीर्ष अदालत की तरफ से कहा कि शर्तें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की जाएंगी। 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने फैसला सुनाया। जस्टिस उज्जवल भुइयां ने सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी के समय पर गंभीर सवाल उठाते हुए केंद्रीय एजेंसी द्वारा देर से की गई गिरफ्तारी को अनुचित ठहराया। हालांकि अरविंद केजरीवाल को जमानत देते वक्त सुप्रीम कोर्ट ने कई शर्तें भी लगाई हैं, जिनका पालन दिल्ली के सीएम को हर हाल में करना होगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने कथित शराब घोटाले मामले में सीबीआई के केस में जमानत दे दी। उन्हें ईडी के मामले में पहले ही जमानत मिल गई थी। इससे अब उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। जमानत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जमानत के लिए उन पर वही शर्तें लागू होंगी जो ईडी के मामले में जमानत देते हुए लगाई गई थी। देखिए, यह बहुत बड़ा दिन है, बहुत राहत का दिन है। 5 महीने से माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली की जनता की सेवा नहीं कर पा रहे थे। जिस तरीके से वो अरेस्ट होने की वजह से आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल ग्रांट कर दी है और अब अरविंद केजरीवाल जी शाम को बाहर आएंगे और दिल्ली की जनता की सेवा में पूरी तरीके। हम सब खुश हैं। हम लोग बहुत देर से इस न्याय की उम्मीद कर रहे थे। आज न्याय हुआ है। आप सच को दबा सकते हो लेकिन मिटा नहीं सकते। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। आज दोनों जज साहिबान के सहमति से फैसला है ये, और बहुत जल्द केजरीवाल जी बाहर आएंगे। चूंकि इस केस के बारे में माननीय उच्चतम न्यायालय ने कई बार अपने बेल ऑर्डर्स के माध्यम से बताया कि भाई इसमें किस प्रकार का एविडेंस है, लेकिन आज जो फैसला आया है उससे आम आदमी पार्टी और उस हर व्यक्ति को आज खुशी है जो कि केजरीवाल जी की ईमानदार राजनीति विश्वास करते हैं। अरविंद केजरीवाल न तो मुख्यमंत्री कार्यालय और न ही सचिवालय जा सकेंगे। किसी भी सरकारी फाइल पर तब तक दस्तखत नहीं करेंगे जब तक ऐसा करना जरूरी न हो। अपने ट्रायल को लेकर कोई सार्वजनिक बयान या टिप्पणी नहीं करेंगे। किसी भी गवाह से किसी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। इस केस से जुड़े किसी भी आधिकारिक फाइल तक पहुंच नहीं रखेंगे। जरूरत पड़ने पर ट्रायल कोर्ट में पेश होंगे और जांच में सहयोग करेंगे। वहीं मामले में जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई की गिरफ्तारी को सही माना, जबकि जस्टिस भुइयां ने सीबीआई की गिरफ्तारी को अवैध बताया है। जस्टिस भुइयां ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल को जमानत देने के आदेश में उन पर लगाई गई 2 जमानत शर्तों के बारे में भी गंभीर आपत्ति व्यक्त की, जिसके तहत उन्हें सीएम ऑफिस और दिल्ली सचिवालय में प्रवेश करने और आधिकारिक फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोक दिया गया था। हालांकि न्यायिक औचित्य और अनुशासन के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए जज ने आगे कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, पहले से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को गिरफ्तार करने में कोई बाधा नहीं है। हमने पाया है कि सीबीआई ने अपने आवेदन में कारण बताए हैं कि उन्हें क्यों ऐसा करना जरूरी लगा। धारा 41A भाग 3 का कोई उल्लंघन नहीं है। जस्टिस भुइयां ने अपने फैसले में कहा कि ऐसा लगता है कि ईडी मामले में केजरीवाल को निचली अदालत से नियमित जमानत दिए जाने के बाद ही
सीबीआई सक्रिय हुई और हिरासत की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने आज अरविंद केजरीवाल जी को बेल ग्रांट कर दी है और आज सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल जी को जो है बाइज्जत बरी किया जाए और जो बेल ग्रांट कर दिया। 2 जजेस की बेंच ने जो इलीगल अरेस्ट है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। एक बेंच ने ये कहा कि जो है वो अरेस्ट लीगल था, लेकिन दूसरे बेंच ने सेम टाइम में कहा कि जिस तरीके से सीबीआई ने अरेस्ट किया है वो गलत है। लेकिन जहां तक बेल का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोर्ट ने बेल ग्रांट कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों जजेस ने एग्री किया है कि मिस्टर केजरीवाल को बेल मिलनी चाहिए। दोनों ने बेल एप्लीकेशन अलाउ कर दी है, दोनों जजेस ने। उन्होंने कहा है कि ही शुड बी आउट। एज फार एज इलीगल अरेस्ट की बात है, उसके अंदर इलीगल अरेस्ट में जजेस के अंदर डिफरेंस है। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि अरेस्ट इलीगल नहीं है। जस्टिस भवन ने कहा है कि अरेस्ट इलीगल है, कोई जरूरत नहीं थी, कोई आवश्यकता नहीं थी अरेस्ट करने की, क्योंकि उन्हें पीएमएलए में बेल मिल गई थी, इसलिए आपने मूव किया 2 साल बाद। और इस कारण उन्होंने, जस्टिस भवन ने कहा है कि इनका अरेस्ट भी इलीगल था। उन्होंने कहा कि 22 महीने से अधिक समय तक उन्हें गिरफ्तार करने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। इस तरह की कार्रवाई से गिरफ्तारी पर ही गंभीर सवाल उठते हैं। इस पर विचार किया जा सकता है। वहीं जस्टिस भुइयां ने कहा, जहां तक गिरफ्तारी के आधार का सवाल है, यह गिरफ्तारी की आवश्यकता को पूरा नहीं करती। उन्होंने गोलमोल जवाबों का हवाला देकर गिरफ्तारी को उचित नहीं ठहरा सकती और हिरासत जारी नहीं रख सकती और आरोपी के बयान देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। शराब नीति घोटाले को लेकर दर्ज सीबीआई मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत देने के लिए अलग से सहमति जताते हुए सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भुइयां ने सीबीआई की आलोचना करते हुए कहा कि देश की प्रमुख जांच एजेंसी होने के नाते उसे मनमाने तरीके से गिरफ्तारियां करते हुए नहीं देखा जाना चाहिए, बल्कि उसे पिंजरे में बंद तोते की तरह देखा जाना चाहिए और पक्षपात की किसी भी धारणा को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा, यह जनहित में है कि सीबीआई न केवल निष्पक्ष हो, बल्कि ऐसा दिखाना भी चाहिए। इस धारणा को दूर करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि जांच निष्पक्ष रूप से की गई और गिरफ्तारी पक्षपातपूर्ण तरीके से की गई। जस्टिस सूर्यकांत ने सीबीआई की गिरफ्तारी में कोई अवैधता नहीं पाई, लेकिन जस्टिस भुइयां ने केजरीवाल की गिरफ्तारी की जरूरत और समय पर सवाल उठाए पर कहा कि उनके आगे की हिरासत पूरी तरह से अस्वीकार्य है, खासतौर पर यह देखते हुए कि उन्हें शराब नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तेलंगाना राज्य ने तेलंगाना हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, जिसमें कहा गया है कि राज्य के स्थायी निवासी को डोमिसाइल कोटा सीटों पर एमबीबीएस या बीडीएस कोर्स में एडमिशन पाने के लिए लगातार 4 साल तक तेलंगाना में अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं है। 12 सितंबर को राज्य की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल शंकर नारायणन ने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ के समक्ष चुनौती के संबंध में उल्लेख किया। हाईकोर्ट ने मेडिकल एडमिशन के लिए निवास की आवश्यकता को खत्म किया और उसे कम कर दिया। समय सीमा भेजी जा चुकी है। यह एसएलपी राज्य द्वारा उस पर पुनर्विचार करने के लिए कहा गया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने मामले को सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई। तेलंगाना हाईकोर्ट के समक्ष 30 याचिकाकर्ताओं के समूह ने तेलंगाना मेडिकल और डेंटल कॉलेज एडमिशन नियम 2017 के नियम 3 भाग A की वैधता को चुनौती दी, जिसे राज्य सरकार द्वारा 19 जुलाई को संशोधित किया गया। आपत्तिजनक प्रावधान के अनुसार स्थानीय उम्मीदवारों के लिए सक्षम प्राधिकारी कोटा के तहत एडमिशन चाहने वाले उम्मीदवार को तेलंगाना राज्य में 4 साल की अवधि के लिए अध्ययन करना या 4 साल तक राज्य में रहना आवश्यक है। इसी के मद्देनजर हाईकोर्ट ने कहा, नियमों के नियम 3 भाग A में एक और सख्त आवश्यकता को शामिल किया गया, अर्थात उम्मीदवार को तेलंगाना राज्य से योग्यता परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। न्यायालय ने माना कि अगर इस नियम को पूरी तरह से रद्द कर दिया जाता है तो यह देश भर के एडमिशन को तेलंगाना के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन लेने की अनुमति देगा, जो संभावित रूप से राज्य के स्थायी निवासियों के लिए नुकसानदेह होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि दिल्ली में बार एसोसिएशन के चुनावों के मामले में पारित उसके स्टे ऑर्डर पर रोक लगाई गई। कोर्ट ने स्पष्ट किया
कि उसका स्टे ऑर्डर दिल्ली हाईकोर्ट के उस निर्देश पर लागू है जिसमें कहा गया है कि कोई सदस्य केवल बार एसोसिएशन में ही पदों के लिए चुनाव लड़ सकता है। जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने 9 सितंबर को पारित अपने पहले के आदेश को स्पष्ट किया, जिसमें 19 मार्च को पारित हाईकोर्ट के निर्देशों पर पूरी तरह रोक लगाने का निर्देश दिया गया। इसका मतलब यह था कि हाईकोर्ट द्वारा जारी किए गए अन्य निर्देश, जैसे कि दिल्ली में सभी बार एसोसिएशन के चुनाव एक ही दिन होने चाहिए, पर भी रोक लगा दी गई। इसके बाद मामले को स्पष्टीकरण के लिए पीठ के समक्ष रखा गया। 9 सितंबर के अपने आदेश में न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया था कि वर्तमान अपीलों के लंबित रहने से किसी भी निकाय के चुनाव पर रोक नहीं लगेगी। न्यायालय कार्यकारी समिति के अध्यक्ष एडवोकेट डी.के. शर्मा और दिल्ली बार काउंसिल के अन्य सदस्यों द्वारा हाईकोर्ट के निर्देशों को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई कर रहा था। एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन, जस्टिस राजीव शक्धर और जस्टिस सुरेश कुमार कैत की फुल बेंच ने कहा कि चूंकि अधिकांश बार एसोसिएशन का कार्यकाल इस वर्ष सितंबर में समाप्त हो जाएगा, इसलिए 2024 के सभी चुनाव 19 अक्टूबर को एक ही दिन में कराना उचित होगा। यह पाया गया कि सभी जिला कोर्ट बार एसोसिएशन, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और दिल्ली में ट्रिब्यूनल से जुड़े सभी बार संघ इस बात पर सहमत थे कि उनकी कार्यकारी समितियों के चुनाव एक साथ होने चाहिए। चुनावों में शुचिता सुनिश्चित करने और धनबल का उपयोग न करने के लिए न्यायालय ने संभावित उम्मीदवारों को अपनी चुनावी संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए होर्डिंग लगाने, पोस्टर चिपकाने या पार्टियों की मेजबानी न करने पर रोक लगाई। इसने आगे निर्देश दिया कि किसी भी बार एसोसिएशन या निकाय, जैसे कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली या बार काउंसिल ऑफ इंडिया का कोई भी सदस्य 2 अलग अलग बार संघों या निकायों में पदों के लिए एक साथ चुनाव नहीं लड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश में इस वर्ष वकीलों की हड़तालों और जिला बार संघों द्वारा किए गए बहिष्कारों की संख्या पर डेटा प्रस्तुत करने को कहा है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्जवल भुइयां की पीठ ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय से राज्य के सभी जिला न्यायाधीशों से रिपोर्ट मंगवाकर इन विवरणों को संकलित करने को कहा। न्यायालय ने इस बात पर भी जोर दिया कि अधिवक्ताओं को न्यायालय के अधिकारी होने के नाते आने वाली जिम्मेदारी की भावना को समझने की जरूरत है। न्यायमूर्ति कांत ने टिप्पणी की, यह बहुत गंभीर मुद्दा है। हमारी पूरी न्यायिक प्रणाली पंगु हो गई है। गांवों से लोग दूर दूर से आते हैं। न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 8 अगस्त के फैसले के खिलाफ फैजाबाद बार एसोसिएशन की अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें एसोसिएशन के मामलों को संभालने, इसके कामकाज की देखरेख और दिसंबर 2024 तक इसके गवर्निंग काउंसिल के चुनाव कराने की गारंटी देने के लिए एल्डर्स कमेटी की स्थापना की गई थी। इससे पहले इसने बार निकाय द्वारा वकीलों की लगातार हड़ताल के आह्वान पर कड़ी असहमति जताई थी। 4 सितंबर को सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय की इस टिप्पणी पर गौर किया कि नवंबर 2023 से अप्रैल 2024 तक कुल 134 कार्य दिवसों में से फैजाबाद के वकील 66 दिनों तक काम से दूर रहे। शीर्ष अदालत ने बार एसोसिएशन के प्रत्येक पदाधिकारी को एक हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया था, जिसमें कहा गया था कि वे भविष्य में न्यायिक कार्य से दूर रहने का कोई प्रस्ताव पारित नहीं करेंगे। शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगाने से भी इंकार कर दिया। मामले की आज की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि वह मामले के दायरे का विस्तार करना चाहती है ताकि यह मूल्यांकन किया जा सके कि उत्तर प्रदेश में सभी बार एसोसिएशन कैसे काम कर रहे हैं। इस प्रकार उच्च न्यायालय को 2024 में अदालत के बहिष्कार के बारे में रिपोर्ट के माध्यम से सभी जिला न्यायाधीशों से विवरण संकलित करने के लिए कहा गया था। इस मामले पर अगली सुनवाई 23 सितंबर को होगी, जब पीठ कुछ अंतरिम निर्देश पारित कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आगरा शहर को विश्व धरोहर स्थल घोषित करने की मांग वाली याचिका खारिज की। जस्टिस अभय अशोक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने कहा कि न्यायालय किसी भी स्थान को धरोहर स्थल घोषित करने के लिए कोई निर्देश नहीं दे सकता। आवेदक के वकील ने कहा कि विश्व धरोहर स्थल का दर्जा पाने के लिए यूनेस्को को नामांकन करना होगा। न्यायमूर्ति ओक ने टिप्पणी की, किसी शहर को विश्व धरोहर स्थल कैसे घोषित किया जा सकता है? आपको यह दिखाना होगा कि विश्व धरोहर शहर घोषित करने का प्रावधान कहाँ है। शहर को विश्व धरोहर शहर घोषित करने के क्या फायदे हैं? क्या विश्व धरोहर शहर घोषित होने के बाद शहर अधिक स्वच्छ हो जाएगा? आपने हमें यह नहीं बताया कि इससे शहर को क्या मदद मिलेगी।
हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। वादी ने दावा किया कि इस तरह की घोषणा से रोजगार सृजन होगा और सतत पर्यटन, स्वच्छता और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि खंडपीठ ने कहा कि वह ऐसी कोई राहत नहीं दे सकती। जस्टिस ओक ने कहा, यह सभी काल्पनिक दावे हैं, हमें पारित आदेशों के क्रियान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना होगा। खंडपीठ ने आदेश में कहा, विश्व धरोहर स्थल घोषित होने से शहर को कोई विशेष लाभ होने का कोई सबूत रिकॉर्ड में नहीं है। हमें नहीं लगता कि यह न्यायालय आगरा को धरोहर स्थल घोषित करने की मांग कर सकता है। आवेदन खारिज किया जाता है। यह आवेदन MC मेहता मामले में दायर किया गया, जहां न्यायालय ने ताज ट्रेपेजियम जोन में विकास की निगरानी करने के निर्देश दिए थे। वहीं बॉम्बे हाईकोर्ट ने 40 वर्षीय व्यक्ति की दोष सिद्धि और आजीवन कारावास की सजा बरकरार रखी, जिसे कम से कम 5 नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण करने का दोषी ठहराया गया था। जस्टिस रेवती मोहित डेरे और जस्टिस पृथ्वीराज चौहान की खंडपीठ ने ठाणे की विशेष अदालत के 29 मार्च 2014 के फैसले को बरकरार रखा, जिसमें रमेश गोपनूर को 5 नाबालिग लड़कियों के साथ बलात्कार करने का दोषी ठहराया गया था। उसे BNS और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम यानी पॉक्सो एक्ट के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। पीठ ने आदेश में कहा, साक्ष्यों पर विचार करने पर यह स्पष्ट है कि सभी 5 पीड़ित बचे लोगों पर अपीलकर्ता द्वारा यौन उत्पीड़न किया गया। न केवल बचे लोगों के साक्ष्य विश्वास पैदा करते हैं, बल्कि मेडिकल साक्ष्य और यौन उत्पीड़न की घटना के गवाह के साक्ष्य से भी इसकी पुष्टि होती है। सभी बचे हुए लोग नाबालिग थे, जिनकी आयु 8 से 13 वर्ष के बीच थी। इसलिए न्यायाधीशों ने अपीलकर्ता गोपनूर पर ट्रायल कोर्ट द्वारा लगाई गई सजा और सजा को बरकरार रखना उचित समझा और उनकी अपील खारिज की। अभियोजन पक्ष ने बताया कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी और बच्चों से अलग घर में रहता था, इसलिए उसने पड़ोसियों की नाबालिग लड़कियों के साथ यौन शोषण किया। अपने बचाव में अपीलकर्ता ने यह तर्क देने का प्रयास किया कि उसे मामले में झूठा फंसाया जा रहा है, क्योंकि उसके और पीड़ितों में से एक के परिवार के बीच भूमि विवाद लंबित है। यह दोहराते हुए कि प्री ट्रायल प्रक्रिया ही सजा नहीं बनेगी, सुप्रीम कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय द्वारा लगाई गई जमानत की शर्त को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि आरोपी को हिरासत की तारीख से 6 महीने की अवधि पूरी होने के बाद जमानत बॉन्ड भरना होगा। आदेश का इस शर्त ने प्रभावी रूप से जमानत आदेश के कार्यान्वयन को 6 महीने के लिए रोक दिया। इसी संदर्भ में आइए इंडिया लीगल के वेब रिपोर्टर से समझते हैं कि बेल बॉन्ड क्या होता है। बेल बॉन्ड क्या होता है? बेल बॉन्ड एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो आरोपी को श्योरिटी के लिए दिया जाता है, ताकि ये कन्फर्म किया जा सके कि बेल पर रिलीज होने के बाद अक्यूज कोर्ट में अपनी मौजूदगी दर्ज कराए। ये एक प्रॉमिस होता है कि आरोपी अदालत के नियम और शर्तों का पालन करेगा, जैसे कि सभी सुनवाई में भाग लेना, और अगर आरोपी अदालत में प्रेजेंट नहीं हुआ तो बॉन्ड की फीस जब्त की जाएगी। विकास कुमार गुप्ता और स्टेट ऑफ बिहार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के द्वारा दिया गया डिसीजन को खारिज करते हुए ये कहा कि जिसमें आरोपी को केवल तभी बेल बॉन्ड दिया जा सकता है जब आरोपी ने कम से कम 6 महीने कस्टडी में रहा हो। सुप्रीम कोर्ट इस कंडीशन को अनरीजनेबल ग्राउंड पे एक्सेप्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट को ये डायरेक्शन दिया कि पिटिशनर ने अगर बेल बॉन्ड नहीं दिया है तो उसको तुरंत रिहा किया जाए। इस फैसले ने पर्सनल लिबर्टी के इम्पोर्टेंस को पॉइंट आउट करते हुए ये कहा कि बेल की प्रोसेस का अक्यूज को मुकदमे से पहले सजा देने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। और कोर्ट्स राउंडअप में अभी के लिए इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.